हेलो गाइस, यूनिट 5 चल रहा है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यूनिट 5 को पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है, जो कि स्प्रिंग से थ्योरी से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो भी स्प्रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनेंगे। यूनिट 5 में 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन का बेटे जरूर है, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। केवल न्यूमेरिकल बेस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है। कह रहा है एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है। मैंने आपको बताया था कल ही वीडियो में कि आपको सिर्फ ध्यान देना है क्लोज हेलिकल स्प्रिंग के बारे में। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से डिजाइन किए जाते हैं। तो एक क्लोज हेलिकल स्प्रिंग इज टू कैरी ए लोड ऑफ 5000 न्यूटन, ठीक है, इतना लोड दे रखा है, विथ ए डिफ्लेक्शन ऑफ 50 mm, डिफ्लेक्शन भी दे रखा है क्वेश्चन में, एंड मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस ऑफ 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी दे रखा है। इफ़ द नंबर ऑफ एक्टिंग कॉयल इज 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ, इस तरह जैसे ये कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में इस तरह से जो कॉयल बनी हुई है, नंबर ऑफ कॉयल कितनी है अपने पास, 8 कॉयल है, ठीक है, इस तरह से। तो नंबर ऑफ कॉयल दे रखा है 8। फाइंड द वायर डायमीटर, मीन कॉयल डायमीटर। समझ लेना दोनों चीज़ में अंतर है। इस वायर का जो डायमीटर होता है उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अगर ये सर्कल ऐसे सर्कल फॉर्म क्रिएट कर रहा है तो इसका जो डायमीटर होगा वो अलग होगा, इसके डायमीटर को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस है। वायर का डायमीटर निकालना है और मीन कॉयल, पूरी कॉयल का डायमीटर भी निकालना है, जो हमने कल रेडियस बताया था। तो रेडियस को क्या कर दो, d/2 कर दोगे तो रेडियस निकल जाएगा यहाँ से। तो और क्या पूछा है, वेट ऑफ स्प्रिंग, वेट भी निकालना है आपको। डेंसिटी दे रखा है भाई साहब, जो भी मटेरियल यूज हुआ होगा उसका डेंसिटी दे रखा है 7700 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी दे रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। लोड दिया है, डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है, 5000 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। और देखो अपने पास क्या दे रखा है, डिफ्लेक्शन दे रखा है 50 mm। इसके बाद टाउ की वैल्यू दे रखा है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जी की वैल्यू दे रखा है ये 83,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या किया करो, स्टेप वाइज क्वेश्चन कैलकुलेट किया करो, और इसके बाद जो जो चीज़ें पहले गिवन है उसको लिख लिया जाता है, इसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट किया जाता है। तो इतना, और डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी 7700। अब देखो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले वायर डायमीटर, ठीक है। तो वायर डायमीटर के लिए जो हम पहले फार्मूला पढ़े हैं वो एज्यूम कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो टाउ बराबर क्या होता है, 16 WR डिवाइड बाई पाई डी की पावर 3। यही तो हमने फार्मूला कल ड्राइव करवाया था इसको। तो यहाँ पे डी क्या है, वायर का डायमीटर यहाँ से निकल सकता है, डी की वैल्यू। तो डी को आप इधर कर लो और टाउ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जब आप इसको या तो यहाँ से आर निकालना चाहो तो डायमीटर निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम आर बराबर क्या लिख सकते हैं, टाओ इंटू पाई डी क्यू अपान 16W। मैंने आर यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। और आर बराबर क्या होता है, यानी कि डी बराबर 2R होता है, और 2R इज इक्वल टू ये है अपने पास है ही है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 16 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो पाई डी क्यूब डिवाइड बाई 8W। ये 2 से हमने काट दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू, ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो डी इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू रख दो, टाउ की वैल्यू 400 है, पाई को ऐसे ही रहने दो, डी नहीं दिया है तो डी को ऐसे ही रहने दो क्यूब के फॉर्म में। 8 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू दे रखा है 5000। अब इसको कैलकुलेट कर लो डी के फॉर्म में, डी के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट में आएगा 0.031, 3 अंक तक लिख देना, 314 डी की पावर 3। ये लो, हमने कैपिटल डी को निकाल लिया डी के टर्म में। अब एक फार्मूला और सोचते हैं जिसमें डिफ्लेक्शन देखो पूछा है, इसके बाद वायर का डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर पूछा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन का एक फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, डिफ्लेक्शन बराबर पढ़ा था 8W डी की पावर 3N अपान जी डी की पावर 4, ये पढ़ा था। यहाँ पे देखो जी की वैल्यू दे रखा है, एन की वैल्यू भी दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखा है, बस कैपिटल डी स्मॉल डी नहीं पता है। तो चलो यहाँ से भी एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं डी का। तो जब आप यहाँ से निकालोगे क्या, डी क्यूब, यानी कि डी क्यूब आप निकालोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, अब डिफ्लेक्शन की वैल्यू 50 दे रखा है, तो चलो यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8
अगर मैं यहाँ पे रखूँ इंटू डब्लू की वैल्यू कितना दे रखा है 5, डी क्यूब इंटू एन की वैल्यू दे रखा है 8, हाँ, जी की वैल्यू भी दे रखा है डी की पावर 4। यहाँ से आप क्या कर लो, डी के टर्म में इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा, डिफ्लेक्शन बराबर ये हमने रख दिया वैल्यू। अब डिफ्लेक्शन की वैल्यू इसकी, ये जो डिफ्लेक्शन है इसकी वैल्यू भी दे रखा है 50। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे डी के टर्म में तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डी क्यूब इज इक्वल टू 12.968 डी की पावर 4। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आपको डी बराबर ये मिल गया, एक क्वेश्चन आपको डी क्यूब बराबर ये मिल गया। इसको 2 मान लो, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड की वैल्यू चाहे यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो। जब डी की वैल्यू यहाँ उठा के रख दोगे तो दोनों जगह स्मॉल डी हो जाएगा, और स्मॉल डी हो जाएगा तो हमें स्मॉल डी की वैल्यू पता चल जाएगी भाई साहब। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखो पता चल जाएगा हमें 0.0314 डी क्यूब, हमने डी को यहाँ पे रख दिया। अब इसकी पावर 3 इज इक्वल टू ये 12.968 डी की पावर 4। इसको भाई केएलसी से सॉल्व करोगे तो यहाँ से डी बराबर क्या मिल जाएगा आपको, डी की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 13.314 mm। चेक कर लेना भाई केएलसी से कैलकुलेशन अपना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं, बस प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है हमें। तो वायर का डायमीटर ये देखो पता चल गया। पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा था कि वायर का डायमीटर क्या होगा, तो वायर का डायमीटर हमने निकाल लिया। अब पूछा है मीन कॉइल का डायमीटर, यानी कि कैपिटल डी। तो जब आपको स्मॉल डी भाई साहब पता चल गया तो यहाँ पे रख दो, चाहे इसमें रख दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, चाहे फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ से कैपिटल डी नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल पुट करके कैपिटल डी, स्मॉल डी पुट करके कैपिटल डी निकाला जा सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो कैपिटल डी कैसे निकलेगा, इधर कैपिटल डी इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास डी क्यूब, कैपिटल डी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 12.96 गुणे इसकी वैल्यू 13.31, इसका क्या कर दो कि पावर 4 कर दो। इसको कैलसी से कैलकुलेट करोगे तो डी इक्वल टू अपने पास आ जाएगा कैपिटल डी 74.134 mm। लो ये आ गया, ठीक है। 2 चीज़ें आपने निकाल लिया, एक वायर का डायमीटर निकाल लिया, एक मीन कॉइल डायमीटर निकाल लिया। अब बचा है वेट ऑफ द स्प्रिंग। वेट कैसे निकलेगा, तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो पढ़े हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम हमें पता है, तो हम इधर इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, π/4 डी स्क्वायर वायर का, ठीक है, एरिया हो गया। अब इसमें पाई डी और इंटू एन नंबर ऑफ कॉइल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये टोटल हो गया अपने पास वॉल्यूम, इसमें वैल्यू रख दो। स्मॉल डी आप निकाल ही चुके हो, कैपिटल डी भी आपको पता है, एन भी पता है, नंबर ऑफ कॉइल 8 है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 25937.21 इंटू 10⁻⁻⁹ क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये देखो वॉल्यूम आ गया अपने पास, वॉल्यूम पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी। अब वॉल्यूम आपको पता चल गया, मास में वॉल्यूम से भाग दे दो, तो यहाँ से हमें मास कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम और डेंसिटी का गुणा कर दे तो मास पता चल जाएगा, m की वैल्यू, और m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, g की वैल्यू पुट कर दो तो W पता चल जाएगा। ये लो वेट पता चल जाएगा। कमेंट में आपको इसका आंसर देना कि कितना आ रहा है भाई साहब, जो भी सीरियस होके पढ़ रहा है 15.59 न्यूटन आएगा। कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है कि क्या हमने ये वैल्यू सही लिखा है कि नहीं, 19.59 न्यूटन, ठीक है। कहाँ से आया फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपको निकालना है वेट, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम आप पढ़े हो, तो वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम निकालने का तरीका ये मैंने बता दिया। इसके बाद मास निकल जाएगा और यहाँ पे मास में ग्रेविटी से गुणा कर दोगे तो वेट पता चल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, समझ में आया होगा। 1-2 बार अपने प्रैक्टिस कर लेना, अपने से क्वेश्चन देख लो। तीनों चीज़ें हमने निकलवा दिया, वायर डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर, वेट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा वो अलग है, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या क्या पहले देखो कह रहा है क्वेश्चन, एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ राउंड स्टील वायर 10 mm
इन डायमीटर एंड 10 कंप्लीट टर्न विथ मीन डायमीटर ऑफ 120 mm। देखो कैपिटल डी 120 दिया है, स्मॉल डी 10 दिया है, ठीक है। एक्सियल लोड दे रखा है 200 न्यूटन। डिटरमाइन डिफ्लेक्शन आपको निकालना है, स्टिफनेस निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है टाउ, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर निकालना है यू। हमने सारे फार्मूले आपको डिराइव करवाया था, तो एक एक करके निकाल देते हैं। पहले डिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा बराबर फार्मूला पढ़ा था 64 WR⁻³ अपान GD की पावर 4 इंटू एन भी था, नंबर ऑफ कॉयल। अब इसमें बताओ क्या नहीं पता आपको, चलो रख देते हैं। 64 W की वैल्यू, W की वैल्यू देखो 200 दे रखा है। ये एक्सियल लोड R की वैल्यू, R की वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, R नहीं दे रखा है तो क्या करो, मीन डायमीटर का आधा कर लो। तो 120 है तो 60 हो जाएगा, तो 60 की पावर 3। एन की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखा है 10 कंप्लीट, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड बाई जी की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं दे रखा क्या क्वेश्चन में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भाई साहब क्वेश्चन में नहीं दे रखा है क्या। चलो इसको जी बराबर यहाँ पे एज्यूम कर लेना 8 इंटू 10⁴। वैसे देगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे चलो जी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 8 इंटू 10⁴। स्मॉल डी कितना दे रखा है 10 mm, ठीक है। तो 10 की घात कितना 4, 10⁴ कर देते हैं। इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या भाई, कैलसिस कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 34.5 mm। डिफ्लेक्शन है तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू mm में निकाली जाती है, आपको पता है। चलो दूसरा देखो क्या कह रहा है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस को K से डिनोट करते हैं, K बराबर मैंने बताया था W बटे डिफ्लेक्शन। अब लोड एक्सियल कितना दे रखा है, एक्सियल लोड 200 न्यूटन, तो 200 डिवाइड बाई 34.5, तो ये कितना आ जाएगा 5.8। अब ये न्यूटन में है, ये mm में है, तो न्यूटन पर mm यूनिट हो गया, समझ गए। तीसरा देखो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ, तो टाउ इज इक्वल टू पढ़ा था आपने 16 WR डिवाइड बाई पाई डी की पावर 3, यही तो पढ़ा था। तो 16 W की वैल्यू रखा है, R की वैल्यू भी मैंने बता दिया कैसे आएगा, पाई, और D की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखा है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 61.1 आएगा। 3 चीज़ निकाल लिए। चौथा चीज़ देखो, 2.5 नंबर के हैं, सिर्फ फार्मूले पर रखना है। चौथा कह रहा है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर निकालो, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर को U से डिनोट करते हैं। U बराबर 32 W स्क्वायर R की पावर 3 बाई N अपान GD की पावर 4, यही तो पढ़ा था। तो 32 200 इंटू देखो सारी वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे, तो सारी वैल्यू रख दिया, बस इसको कैलसिस कैलकुलेट करो आप, खटाखट जितना जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है एनर्जी को, ये एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो इसको कैलकुलेट करो तो जूल में आ जाएगी एनर्जी 3456 जूल आएगा, देख लेना एक बार, ठीक है। तो यही निकालना था। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन था, 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, 4 पार्ट में इस तरह। एक क्वेश्चन आपको नहीं निकलवाएगा कि इससे कह देगा आपको एक पार्ट का कैलसिस से या कैलकुलेशन करो, तो एक पार्ट का नहीं करना है, कई पार्ट में दे रखेगा, बस आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चन में फार्मूले रखना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझ गए इतनी चीज़ें। चलो कुछ और कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। अब हमने एक टर्म बताया था लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग, ये लीफ स्प्रिंग क्या होती है ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था। डिफिनीशन लिख लो इसकी, इट कंसिस्ट नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिप ऑफ ए मेटल डिफरेंट लेंथ and same width, different length and same width placed to each other, placed to each other। समझो लीफ स्प्रिंग का मैंने कुछ इस तरह से आपको फिगर बनाया था, याद करो फिगर हमने कुछ इस तरह से बताया था कि इस तरह से कोई एक स्प्रिंग होती है जो कि ट्रॉली वगैरह में बड़े बड़े साकर के रूप में ऐसे लगी रहती है।
इस तरह से, जिसका इधर से एक वेट होता है जो कि सपोर्ट करता है, ये टोटल इसकी लेंथ होती है, और हॉरिजेंटल से ये जो होता है ये बीच वाला ये डिफ्लेक्शन होता है लीफ स्प्रिंग का, ठीक है। इस तरह से इधर W/2 लोड आधा इधर लग जाता है आधा इधर लग जाता है, तो इस तरह से। और इसकी जो थिकनेस होती है ना, ये वाली थिकनेस होती है, ये सेम होती है, यानी कि जो आपकी बेर्थ है, ये बेर्थ है, बेर्थ ऑफ ईच प्लेट सबकी समान रहेगा। यन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्लेट है, नंबर ऑफ प्लेट है, ठीक है यन। यल क्या है, स्पान ऑफ स्प्रिंग है, स्पान ऑफ स्प्रिंग है। सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है। टी यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट। भाई कुछ ना कुछ बेर्थ होगी तो कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी, थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। और क्या यहाँ पे हमने बताया, डिफ्लेक्शन बताया। तो लीफ स्प्रिंग में आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखना है, बेर्थ समान रहती है सभी के लिए, थिकनेस भी कंटिन्यू मतलब कंसीडर किया जाता है इसमें। तो लीफ स्प्रिंग में दो चीज़ें आपको एग्जाम में निकलवाता है कभी कभी, दो चीज़ में पहली चीज़ आपसे क्या निकलवाएगा, कहेगा मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड, इस लीफ स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। तो सिग्मा बी जो निकलता है, बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप होता है वो निकलता है 3W/L/2N बी और टी स्क्वायर। ये फार्मूला है, डेरिवेशन मैं नहीं करवाऊंगा इसका, क्योंकि डेरिवेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस ये निकलता है, बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है ये। दूसरा निकलता है डिफ्लेक्शन, कि इस स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन आएगा ताकि लोड हटने के बाद ये पुनः अपनी पोजीशन पे आ जाए, मतलब ये डिफ्लेक्शन हट जाएगा, ठीक है, जैसे लोड चला जाएगा सांकर की तरह होता है, तो ये नीचे झुक जाता है। तो डिफ्लेक्शन कितना आ सकता है, तो जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस और लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाई 4E/T। यहाँ पे E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो डिफ्लेक्शन ऐसे निकाला जाता है। दो चीज़ें ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकलेगा, किसमें, लीफ स्प्रिंग में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन देख लोगे तो और समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ए लीफ स्प्रिंग इज मेड ऑफ प्लेट्स 50 mm, मेड ऑफ प्लेट 50 mm वाइड, 50 mm वाइड एंड 8 mm थिक, थिकनेस दिया है 8 mm, ठीक है। स्पान 700 mm, डिटरमाइन नंबर ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड टू कैरी लोड 45 किलो न्यूटन। कह रहा है कितनी प्लेट लगाओगे कि इतने लोड को सह ले वो। मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस इन प्लेट 200 मेगा पास्कल। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अंडर द लोड। डिफ्लेक्शन निकालना है और नंबर ऑफ प्लेट निकालना है। तो हमने बताया था बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है, 3W/L/2NBT स्क्वायर, यही तो मैंने बताया। तो बेंडिंग स्ट्रेस ये दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 200 × 10⁶, ठीक है। 3 W की वैल्यू कितना दे रखा है, 45 × 10⁻3। L की वैल्यू यहाँ से रख दो, mm में है तो मीटर मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। n की वैल्यू आपको निकालना है। बेर्थ कितना दे रखा है, 50। t की वैल्यू देखो 8, ये देखो। अब यहाँ से सिर्फ अननोन क्या अपने पास, n ही तो है, तो n निकल के आ जाएगा 7.38, अप्रॉक्सीमेट 8 ले लेना। 7.38 का मतलब है अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, 8 प्लेट लगेंगी। समझ गए क्वेश्चन कैसे निकला है, छोटा सा क्वेश्चन ना, यहाँ से निकल जाएगा अपने पास, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह से निकाला जाता है। हालांकि ये लोड बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना, ये 4.5 ही में ही, यानी कि 45 किलो न्यूटन का लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 4.5 5.5, इसका जो बियरिंग स्ट्रेस होता है वो 5 किलो न्यूटन का होता है, 5 किलो न्यूटन। तो 5 किलो न्यूटन से कम ही कैलकुलेशन किया जाता है। तो अब डिफ्लेक्शन देखो निकाल लेते हैं। तो डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा, 3W/L3/8NEBT3। चलो डिफ्लेक्शन यहाँ से निकाल लो, देखो फार्मूले पे ही रखना है। तो यहाँ पे 4.5 लोड हो गया, L की वैल्यू 710⁻³ का होल क्यूब डिवाइड बाई 8, N की वैल्यू निकाल लिए आप 8, E की वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं दे रखा, ले लेना, कुछ एज्यूम कर लेना। 200 दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखा, चलो ठीक, नहीं दे रखा है तो 200 मेगा पास्कल, हमने 200 मेगा पास्कल एज्यूम कर लिया ई MPa, ठीक है। B की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 50 × 10⁻³
और टी की वैल्यू भी दे रखा है 8। अब आप इसको सॉल्व कर लेना भाई, तो सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से डिफ्लेक्शन आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आएगा 0.0141 mm। समझ में आ गया क्वेश्चन में? इस तरह से भाई क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन क्लोज लूप, लीफ स्प्रिंग, ये सब सारे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी रिमेनिंग जो बचा हुआ पोर्शन है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना आप लोग रिवीजन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।